इकोनॉमिक्स स्टडी पॉइंट पर ऑनलाइन क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं प्रभात कुमार विश्नोई, राजकीय इंटर कॉलेज देवरी, प्रस्तुत हूँ अपने नए YouTube वीडियो के साथ। आइए शुरू करते हैं। आज का हमारा प्रकरण है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। आइए शुरू करते हैं। प्यारे बच्चों नमस्कार। चलिए आज फिर से एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है क्रय शक्ति समता सिद्धांत। परचेजिंग पावर, क्रय शक्ति। पीपीपी यानी परचेजिंग पावर पैरिटी थ्योरी। ये जो सिद्धांत है बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। चाहे वो बीए के बच्चे हों, चाहे एमए के बच्चे हों, या फिर हमारे क्लास के बच्चे हों, सभी के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे लगता है कि ये आप सबके लिए ही बनाता हूँ मैं, और विस्तृत ढंग से इसको बनाने का प्रयास करता हूँ। आप अपने बीए की किताब देखिए तो आपको बिल्कुल वैसे ही मिलेगा। चलिए आज तारीख 3/6/2021, विषय अर्थशास्त्र, क्रय शक्ति समता सिद्धांत। आपको बता दें कि जैसे स्वर्णमान में, तो स्वर्णमान में टकसाली समता सिद्धांत है। टकसाल के द्वारा जो दो देश होते हैं या मुद्रा होती है, जो मुद्रा निर्गमित होती है, उसकी वैल्यू स्वर्ण में माप ली जाती है और स्वर्ण की शक्ति कितनी है उनके अंदर, या कितने शुद्ध स्वर्ण की मात्रा उनके अंदर है, इस बात का यानी कि अनुमान लगा के दो देशों के मध्य विनिमय दर का निर्धारण हो जाता है। लेकिन अब स्वर्ण नहीं रह गया, स्वर्ण का अपना मूल्य हुआ करता था, इसलिए विनिमय दरों में स्थायित्व भी रहता था। आज विश्व के लगभग सभी देशों में कागज की मुद्रा प्रचलन में है, यानी पत्र मुद्रा का प्रचलन है। और ये पत्र मुद्रा कहिए कि आंशिक रूप से स्वर्ण में परिवर्तनशील है। ठीक है, प्रतिनिधि पत्र मुद्रा भी नहीं है जो स्वर्ण का प्रतिनिधित्व करती थी। आंशिक रूप से कहिए कि ये स्वर्ण में परिवर्तनशील है, और आज सभी देश पत्र मुद्रामान पर आते हैं। तो यहाँ समस्या ये आती, कागज का अपना कोई विशेष मूल्य नहीं होता है, तो दो देशों की मुद्राओं के मध्य विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार से किया जाए। तो जो यह है कि अगर हम देखें कि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में अन्य सब चीज़ों पर, जैसे ट्रैफिक है, यानी कस्टम ड्यूटी वगैरह, इन सबको अलग कर दें और केवल दो देशों की क्रय शक्ति का ही अनुमान लगाएं, तो उसके आधार पर हम दो देशों के विनिमय दर का निर्धारण कर सकते हैं। इसी बात को लेकर प्रोफेसर गुस्ताव केसल ने ये क्रय शक्ति समता सिद्धांत का प्रतिपादन किया और बताया कि यदि दो देश जो पत्र मुद्रामान पर आधारित होते हैं, उन देशों के मध्य विनिमय दरों का निर्धारण दोनों देशों की मुद्राओं की
आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल द्वारा निर्धारित होते हैं। फिर से सुन लीजिए इस चीज के लिए, दो देश जो प्रतिमुद्रा मान पर आधारित होते हैं, उन देशों के मध्य विनिमय दरों का निर्धारण दोनों देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल द्वारा होता है। अब इसको हम समझा देते हैं आपको। आंतरिक क्रय शक्ति अर्थात जैसे अमेरिका है, भारत है, दोनों देशों में प्रतिमुद्रा है, तो अमेरिका का यदि 1 सेंट, अमेरिका के यहाँ देखिए ना 2 सेंट, अमेरिका के 2 सेंट, अमेरिका में एक डबल रोटी ब्रेड खरीद सकते हैं, ठीक है ना। और उसी प्रकार की एक डबल रोटी की कीमत भारत में 1 रुपए के बराबर, 1 रुपए में मिल जाती है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अमेरिका में जो डबल रोटी है उसकी कीमत 2 सेंट और भारत में उसी डबल रोटी की कीमत है 1 रुपया, अर्थात भारत के 1 रुपए की क्रय शक्ति अमेरिका के 2 सेंट के बराबर, ठीक है ना। तो इस प्रकार जो विनिमय दर निर्धारित होगी वो होगी 1 रुपए बराबर 2 सेंट। ये यहाँ लिखा हुआ है, देख रहे हैं। लेकिन अगर हम एक ही वस्तु के आधार पर दोनों देशों के बीच विनिमय दरों का निर्धारण करते हैं तो वो दोषपूर्ण हो सकती है, कारण दोनों देशों में कहिए कि जो उत्पादन की तकनीक है या विशिष्टीकरण है, विशिष्टीकरण का तात्पर्य यह होता है कि एक देश को एक वस्तु के उत्पादन में महारत हासिल होती है। जैसे हम भारत की बात करें तो भारत को सूती वस्त्र उद्योग बनाने में, सूती वस्त्र उद्योग के क्षेत्र में महारत हासिल, विशिष्टीकरण, और आप देखते होंगे सेंट्रलाइजेशन हुआ है बंबई में और गुजरात में। सूती वस्त्र उद्योग का बहुत बड़ा काम है, चाहे वह अहमदाबाद हो, सूरत हो या अन्य शहर हो। ऐसी महाराष्ट्र है, तो महाराष्ट्र में सूती वस्त्र बहुत ज्यादा बनता है, पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। क्यों बनता है? क्योंकि महाराष्ट्र की जो मिट्टी है काली है, काली मिट्टी, उसमें कपास ज्यादा होता है और कपास होने के कारण जो है वहां रुई का उत्पादन ज्यादा होता है। और वहां पर जो है बंबई जो है हमारे देश की आर्थिक राजधानी भी है, पूरे भारत से श्रमिक वहां पहुंचते हैं। मतलब सस्ता श्रम, सूचना के साधन, बंदरगाह, दुनिया भर की जो सुविधाएं हैं, उत्पादन की टेक्नोलॉजी वगैरह सब कुछ वो वहां पे हो गया है। तो इसलिए वहां पे सेंट्रलाइजेशन हुआ है सूती वस्त्र उद्योग का, यानी केंद्रीकरण हुआ है। और यही कारण है कि भारत को जो है सूती वस्त्र क्षेत्र में महारत हासिल। और यही बात हम कहते हैं इंग्लैंड के लिए, इंग्लैंड को अंग्रेजी शराब बनाने में महारत हासिल है। तो दोनों देशों में अगर एक वस्तु को लेकर, केवल एक वस्तु के आधार पर हम विनिमय दरों का निर्धारण करेंगे तो दोषपूर्ण हो जाएंगे। तो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? इसके लिए हमें दोनों देशों में 100 वस्तुओं का एक ऐसा ग्रुप लेना होता है जो वहां के आम नागरिक प्रयोग में लाते हैं। जैसे आटा है, दालें हैं, चीनी है, कपड़े हैं, मोबाइल है या अन्य चीजें इस प्रकार की 100 वस्तु का एक ग्रुप, पेस्ट हो गया, ब्रश हो गया, अन्य चीजें इस प्रकार की हो गई। तो 100 वस्तु का एक ग्रुप ले, ठीक है। और दोनों ही देशों में अलग अलग, दोनों ही देशों की मुद्राओं में उनका मूल्य माप ले, ठीक है। मान लीजिए हमने एक 100 वस्तुओं का ग्रुप बनाया और उसकी अमेरिका में कीमत है $1000 और उसी प्रकार की
100 वस्तुओं की भारत में जो कीमत है वो है 60,000। ठीक है। अब विनिमय दरों का निर्धारण किस प्रकार? मैंने बताया ना, आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल द्वारा निर्धारित। देखिए, अमेरिका के $100 की क्रय शक्ति भारत के 60,000 रुपए के बराबर है। तो अतः दोनों देशों के बीच विनिमय दर किस प्रकार निर्धारित होगी, तो मैं आपको यहाँ इसको मैं वैसे समझा देता हूँ। ठीक है। देखिए, $1,000 की क्रय शक्ति बराबर है 60,000 रुपए की। ठीक है ना, क्योंकि वो जो 100 वस्तुओं का हमने ग्रुप लिया है उसकी कीमत भारत में 60,000 है, अमेरिका में $1,000 है। दोनों देशों की मुद्राएं अलग अलग है, समझ रहे हैं ना। तो $1 की जो क्रय शक्ति होगी वो कितनी होगी, तो हमें $1 की, चूंकि इसलिए $1 की क्रय शक्ति होगी, क्या करेंगे, भाग करना पड़ेगा ना 60,000 को। इसलिए तो कहा है कि भागफल के द्वारा निर्धारित होती है। 1 से CAC करके, 1 से CAC करके, 1 से CAC में करके क्या बचा है, 60 रुपए। $1 $1 का विनिमय दर कितना होगा, $1 बराबर 60 रुपए। अब इसी दर पे जो है विनिमय दर का निर्धारण होता रहेगा और आपसे मुद्रा की अदल बदल होती रहेगी। अब आप जानते हैं कि पत्र मुद्रा मान वाले देशों में मुद्रा के मूल्य में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने को मिलता है, क्योंकि महंगाई आती है, कभी सस्ता कभी महंगा, कभी सस्ता कभी महंगा, कभी मुद्रा प्रसार होता है, कभी मुद्रा संकुचन होता है। ये हर जगह हर देश में होता है। कभी उत्पादन अच्छा हो गया, पूर्ति बढ़ गई, मूल्य गिर जाते, मूल्य में कमी आ जाती है। आयात निर्यात दुनिया भर की और बहुत सारी बातें जिसके कारण मूल्य प्रभावित होता रहता है। ठीक है ना, मुद्रा की पूर्ति बढ़ गई तो मूल्य बढ़ गए, उत्पादन कम हो गया तो मूल्य बढ़ गए। उत्पादन की तुलना में अगर कभी किसी भी प्रकार से यदि उत्पादन और मुद्रा में उत्पादन गिरे, मुद्रा स्थिर रहे, तब मुद्रा प्रसार हो जाता है, महंगाई हो जाती है। यदि मुद्रा का मूल्य भी, मुद्रा की मात्रा स्थिर है और उत्पादन गिर रहा हो तो मुद्रा प्रसार है ना। किसी भी रूप में अगर मुद्रा की मात्रा उत्पादन से अधिक होगी तो प्रसार हो जाएगा, इन्फ्लेशन ऑफ मनी कहलाता है। और किसी भी रूप में यदि मुद्रा की मात्रा उत्पादन की तुलना में कम हो जाएगा तो वो डिफ्लेशन कहलाता है। आपको मालूम है कि मुद्रा संकुचन कहलाता है। तो ये दोनों स्थिति खतरनाक, और इसी कारण विनिमय दरों में बहुत ज्यादा उतार चढ़ाव देखने के लिए मिलता है। क्या करें, परिवर्तित विनिमय दरों को किस प्रकार से ज्ञात करें, इसके लिए हमें मूल्य सूचांक की, थोक मूल्य सूचांक की सहायता लेनी पड़ेगी। यदि अमेरिका में थोक मूल्य सूचांक मान लीजिए 120 हो जाता है, ठीक है, 100 से बढ़कर 120 हो जाता है, और भारत में वो कहना चाहिए, अमेरिका में 100 मान लीजिए और भारत में 150, ठीक है। सूचांक जो भी मानना चाहें, 120 मानिए या, है ना, मूल्य सूचांक आप जानते हो ना सूचांक को, इंडेक्स नंबर। थोक मूल्य सूचांक होते हैं, फुटकर मूल्य सूचांक होते हैं।
प्रकार के होते हैं। तो मूल्य सूचकांक आप याद कर लीजिए। मान लीजिए अमेरिका में 150 हो गया और भारत में 180, ठीक है। तो दोनों देशों में जो मूल्य सूचकांक है उसकी गुणा कर लेंगे उनकी और विनिमय दरों से। जैसे अमेरिका में 1 गुणा 150, क्योंकि अमेरिका में सूचकांक 150 हो गया, और भारत में कितना हो गया 60 गुणा 180, और 2 सिफर लग जाएंगे, ठीक है। आठ 48 की 8, 8 से लगे 4, 10,800। क्या मतलब? $10,800 और यहाँ हो जाएगा 150, यानी $150 ये बराबर है 10,800 रुपये के, ठीक है। अब आप इसको भाग कर लेंगे, 1 सिफर से सिफर काट दीजिए, कितना बचा 1080, 1080 को 15 से भाग कर लीजिए, 15 96 बना सकते हैं 105, 3 बचे और 15 दूनी 30, कितना है, यानी 15 से जब इसको $1 बराबर होगा 10,800 बटे 150, 1 सिफर से सिफर और 15 से 15, और इसको काटेंगे तो आएगा 72 बराबर 72। तो $1 की कीमत कितनी आ जाएगी, यानी $1 बराबर 72 रुपये, ठीक है। तो इस प्रकार से ये क्रय शक्ति संतुलन सिद्धांत है, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण सिद्धांत है। गुस्टाव केशव द्वारा जो है ये प्रतिपादित किया गया है, ठीक है। आज इसी के द्वारा जो है ऐसे देशों में जो पत्र मुद्रामान पर आधारित होते हैं, उन देशों की विनिमय दर उन देशों की मुद्राओं की आंतरिक क्रय शक्ति के भागफल द्वारा निर्धारित होती है। तो आप मैं समझता हूँ अमेरिका में मूल्य सूचकांक 150 हो जाता है, 150। भारत में मूल्य सूचकांक 180 है, तब परिवर्तित विनिमय दर निम्न प्रकार इस प्रकार ज्ञात की जाएंगी। भारत और अमेरिका के बीच विनिमय दर, पुरानी विनिमय दर $1 बराबर 60 रुपये, दोनों की इस विनिमय दर से गुणा कर दी जाएगी। $150 बराबर 10,800 रुपये, परिवर्तित विनिमय दर $1 बराबर 72 रुपये होगी। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो लाइक और शेयर करें। आप सबका धन्यवाद।